सेकंड बात करते हैं श्री ओम प्रकाश चौधरी को, राइट। श्री ओम प्रकाश चौधरी, इनके बारे में कल भी मैंने बताया था। ये छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, राइट। मैं थे इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इन्होंने डिजाइन कर दिया था पिछले इलेक्शन में, ओके, लीडर बनने के लिए, पॉलिटिशियंस बनने के लिए, राइट। तो बीइंग अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्होंने वहां के लोगों के लिए बहुत काम किया। छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया है गाइस, जैसे एक एरिया दंतेवाड़ा, एक एरिया सुकमा, एक एरिया बस्तर, ये सारे नक्सलिज्म से प्रभावित अफेक्टेड एरिया है, ओके, नक्सलिज्म। तो वहां पे इन्होंने क्या किया, नक्सलिज्म को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने एग्जैक्टली सॉल्व कर दिया। कैसे? एजुकेशन की मदद से, फाइन। जैसे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज स्कूल उन्होंने वहां पर ओपन अप किए, 500 सीटर वाली रेजिडेंशियल स्कूल, समझ रहे हो आप। ऐसा एरिया दंतेवाड़ा के अंदर जो कि नक्सलिज्म से अफेक्टेड है, वहां पर नक्सलिस्ट जो नक्सलाइट्स होते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड करी आपने। अब रेजिडेंशियल स्कूल क्यों जरूरी था? क्योंकि उनको सबसे पहले वो नक्सलियों वाले माहौल से अलग करना था, राइट। नक्सलिज्म वाले माहौल से अलग करोगे, सेपरेट रखोगे, तो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा, कुछ अलग सोच पाएंगे, कुछ इनोवेटिव सोच पाएंगे, समझ गए? गॉट इट। और किसी भी कम्युनिटी स्कूल को उन्होंने बंद नहीं होने दिया। यूजुअली क्या होता है, जहां पे नक्सलिज्म होती है वहां पे वो जो नक्सलाइट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं स्कूल्स को ओपन करना, लेकिन इन्होंने किसी भी कम्युनिटी स्कूल को ओपन नहीं होने दिया, और ओपन होने दिया, बंद नहीं होने दिया, और पंचायतों को वहां पे लोकल लेवल पर एम्पावर किया। गॉट इट। तो कितना शानदार काम है, आप देखो, मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई आईएएस ऑफिसर कितना बढ़िया काम कर सकता है। साथ ही साथ वहां पे उन्होंने क्या किया, वॉलंटियर्स की एक सेना बनाई, जिसे अनुदेशक बोला जाता है वहां पे। गॉट इट। ये वॉलंटियर्स क्या करते थे, ये हर एक विलेज में, हर एक गांव में इस बात का ध्यान रखते थे कि कौन से बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट होने के बाद वो क्या करते थे, नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लेते थे। समझ पा रहे हो इस चीज को? सो उन्होंने इसके लिए वॉलंटियर्स तैनात कर दिए, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक गांव के अंदर, हर एक विलेज के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन बेसिकली, बैम्बू आप समझते हो, बांस को बोलते हैं। तो बैम्बू के थ्रू उन्होंने क्या किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की, उनको इनकम प्रोवाइड करने की कोशिश की, ओके। मतलब हर एक लेवल पे काम कर रहे हो, जिससे कि लोगों का ध्यान नक्सलिज्म से हट करके फाइन सही मुद्दों पर आए। और कुछ एक्टिविटीज करानी शुरू कर दिए पूरे राज्यों के अंदर, जैसे चिल्ड्रन टैलेंट फेस्टिवल। गॉट इट। बस्तर के अंदर, सुकमा के अंदर, दंतेवाड़ा में उन्होंने चिल्ड्रन टैलेंट फेस्टिवल, जो नक्सलियों के बच्चे थे उनको टैलेंट, उनके अंदर किस तरह का टैलेंट है, सिंगिंग टैलेंट हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, इन सबको ओपन करने के लिए, निकालने के लिए, रिवाइव करने के लिए उन्होंने इस तरह का फेस्टिवल शुरू कराए। समर कैंप्स लगवाए। समर में 2 महीने को छुट्टी होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे माहौल में रहेंगे तो अफेक्टेड होंगे वो नेगेटिवली। तो उनको हमने क्या किया, उनके लिए कैंप लगा दी कि खाली छोड़ेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, चले जाएंगे नक्सलियों के बीच में। लेकिन अगर उनके समर कैंपों में बुला लें तो उनका ध्यान थोड़ा अलग घटेगा। समझ पा रहे हो? राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उन्होंने काफी रिकॉर्ड टाइम में 21 पोटा केबिन्स रेजिडेंशियल स्कूल शुरू करवाए। पोटा केबिन्स पता है क्या होता है? ये एक तरह का एक एक ऐसा स्कूल सिस्टम होता है जो पोर्ट किया जा सकता है। गॉट इट। पोर्ट मतलब समझते हो, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे होता है? देखो, बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग तो नॉर्मल होती है जिसमें आप देखते हो फाउंडेशन डाली जाती है, नींव डाली जाती है, जमीन को खोद करके, डिग करके स्पेस बनाया जाता है, राइट। एक तो वो हो गया। एक होता है कि टीन, टीन आपने सुना होगा, या फाइबर होता है, प्लास्टिक होती है, उसकी वॉल बनाई जाती है। गॉट इट। उसको मतलब कहीं भी जाके खड़ा कर दो और कभी भी उसको वहां से हटा दो, राइट। तो इस तरह के केबिन्स को, स्कूल को, छोटे छोटे स्कूल होते हैं उनको पोटा केबिन्स बोलते हैं। तो उन्होंने 21 पोटा केबिन्स बनाए, यानी जहां पे जरूरत हो वहां पे तुरंत शिफ्ट किया जा सके। समझ गए? और ऐसी जगह पे अगर ऐसी बिल्डिंग बना दी, परमानेंट बिल्डिंग बना दी, तो उन बिल्डिंग को क्या करते हैं, नक्सलाइट्स उड़ा देते हैं। तो उससे और सरकार के खर्चे बढ़ेंगे, सरकार का और नुकसान होगा। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट है तमन्ना। तमन्ना उनके एक इनिशिएटिव का नाम है जिसमें साइंस म्यूजियम उन्होंने लगवाया हर एक लेवल पे। साइंस म्यूजियम से क्या है, बच्चों का इंटरेस्ट आएगा साइंस की तरफ, पढ़ाई की तरफ। थिएटर लगवाए उन्होंने। राइट टू एजुकेशन को, शिक्षा के अधिकार को, राइट, लेटर और स्पिरिट, यानी केवल किताबों में नहीं, केवल पेपर पर नहीं, एक्चुअल में ग्राउंड पर भी इंप्लीमेंट करके दिखाया। समझ गए? एक बहुत बड़ी चीज है राइट टू एजुकेशन। आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन कब आया था?
शिक्षा का अधिकार कब मिला था हमें? ये मिला था हमें 2002 में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से 2002 में हमें राइट टू एजुकेशन मिला। यानी 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी है। अच्छा, ये किसका पार्ट है? ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, या फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है? बताइए आलिख्या, प्रियंका। सर ऑल थ्री। ऑल थ्री, वेरी नाइस। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, आर्टिकल 21A। डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45A, और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आर्टिकल 51A उसके अंदर भी है। गॉट, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, हाई स्कूल एजुकेशन को और इम्पोर्ट और बढ़ाया। ओके, हाई स्कूल एजुकेशन का मतलब क्या है कि यूजुअली आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 5th पढ़ते हैं प्राइमरी, उसके बाद बच्चे, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं, फिर कुछ बच्चे 8th कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप आउट ले लेते हैं, कई बच्चे जो 10th कर लेते हैं उसके बाद ड्रॉप आउट ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए हाई स्कूल एजुकेशन को बहुत हाई लेवल पे प्रमोट किया। समझ रहे हो? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए। नेक्स्ट है छू लो आसमान, नन्हे नन्हे परिंदे। ये बातें लिखी नहीं है इसमें, लेकिन ये उन्हीं के इनिशिएटिव है सारे। नन्हे परिंदे, ये प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे के लिए था। नन्हे परिंदे, छू लो आसमान। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, साइंस एजुकेशन 11th और 12th स्टैंडर्ड के बीच के बच्चों के लिए साइंस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए छू लो आसमान जैसे इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। नन्हे परिंदे किसके लिए था? प्राइमरी एजुकेशन के लिए था। तमन्ना किसके लिए था? साइंस क्विजेस के लिए और थिएटर के लिए, ऑडियो विजुअल थिएटर जो होते हैं, ऑडियो और विजुअल, उसके लिए था। देख रहे हो तो कितने यंग आईएएस ऑफिसर इतना बढ़िया काम कर सकता है। ओके, सबसे बढ़िया काम क्या है इसमें? बढ़िया काम यह है कि जिनके माँ बाप नक्सलाइट्स थे उनके बच्चों को आपने पढ़ा दिया, तो उनकी अगली जनरेशन अब नक्सलिज्म को ज्वाइन करेंगे ही नहीं, चाहे कोई जितना भड़का ले। गॉट इट? मतलब 2-4 तो होंगे ही ब्लैक शिप, लेकिन मेजॉरिटी लोग बदल जाएंगे क्योंकि उन्होंने एजुकेशन प्राप्त कर ली है। समझ गए? राइट। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को, राइट, एजुकेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाई। राइट, क्लासरूम, एजुकेशन फैसिलिटीज, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, सो दैट पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे सिटी को एजुकेशन सिटी के तौर पे बनाया जा सके। और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको स्किल दिलवा दी। राइट, स्किल सिखा दी। 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं या उनके जो पास आउट होने के बाद जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, राइट, तो उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, इस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडिकैन, टुमारो फाउंडेशन, लार्ज एंड टॉप रो, स्किल बिल्डिंग जैसी चीजों, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओ के साथ मिल करके इन्होंने उनके लिए स्किल भी प्रमोट करी। सो दैट वोकेशनल ट्रेनिंग, आप जानते हो कोई अगर पढ़ाई नहीं करना चाहता है आगे तो वो छोटे मोटे काम कर सके, जैसे थोड़ी बहुत कंप्यूटर के स्किल्स हो गए, एक्सेल फाइल बनाना, एमएस वर्ड आना, पीपीटी जैसी चीजें बनाना, सिलाई कढ़ाई का थोड़ा बहुत काम हो गया। समझ गए? तो इसका अल्टीमेटली आउटपुट क्या निकला? आउटपुट ये निकला कि नक्सलिज्म बहुत ही हाई लेवल पर ड्रास्टिकली कम हो गई।